प्रदेश को एक और आप बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 29 तारीख से एक बड़ी हेल्थ को लेकर एक और योजना की लॉन्चिंग होने जा रही है। राष्ट्रपति महोदय का भी हरियाणा का दौरा है, तो क्या कुछ खास 29 तारीख को रहने वाला है सर? देखिए, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि स्वस्थ भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में स्वस्थ हरियाणा ऐसी बहुत योजनाएं जो अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर जैसा हमने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है, ऐसे ही डॉक्टर्स की उपलब्धि हमें हो जाए। इस नाते से डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में हरियाणा सरकार को ही ज्वाइन करें, इस प्रकार की हमने एक अपील जो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं उनको भी की है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत जैसा देश में चल रहा है, बहुत परिवार ऐसे हैं, गरीब परिवार जो उस श्रेणी में आते नहीं हैं, उनको अतिरिक्त योजना बना करके चिरायु हरियाणा उसके अंतर्गत जो परिवार बच गए हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है, ऐसे और लगभग 13 लाख परिवार जुड़ जाएंगे, तो इन सब की संख्या 28 लाख परिवारों की हो जाएगी, जो प्रदेश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इतनी बड़ी योजना हमने इसको चालू किया है। अगले इस एक महीने में सबके कार्ड बट जाएंगे और इसी कड़ी के अंदर हर एक नागरिक का जो उसका स्वास्थ्य परीक्षण है वो भी वर्ष में एक बार कम से कम जरूर होना चाहिए, ताकि उसके शरीर की कोई व्याधि अगर प्रारंभिक दौर में भी है उसकी भी जानकारी मिल जाए और बीमार होने से वो बचे, समय से उसको इलाज हो सके, मिल सके, उसकी किसी प्रकार की आवश्यकता शरीर की पूरी की जा सके। तो इस स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्यक्रम 29 तारीख को सौभाग्य से अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो कुरुक्षेत्र में आ रही हैं, उसी दिन वो लॉन्च की जाएगी। अपने आप में ये भी हरियाणा में एक यूनिक कार्यक्रम होगा जो देश भर में किसी और प्रांत ने भी नहीं अपनाया है। हम इसको पहले चरण में जो बीपीएल के लोग हैं 1,80,000 रुपये वार्षिक तक, उन पर उनका एक प्रकार से परीक्षण किया जाएगा। अगले चरण में इसको यूनिवर्सल बना करके बाकी जो नागरिक हैं उनका भी परीक्षण का एक कार्यक्रम चालू करेंगे। यानी सर बजट को लेकर जिस तरह से आते हैं और एक ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिहाज से हरियाणा को और ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं और भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आपने रखे होंगे प्री बजट बैठक में? देखिए, हर वर्ष की भांति इस बार ये प्री बजट हुई है और मैं देश की जो हमारी वित्त मंत्री हैं मैडम निर्मला सीतारमण जी, उनको बधाई देता हूं कि इस परंपरा को वो बाकायदा चालू रखे हुए हैं और बजट से पूर्व सभी जो वित्त मंत्री हैं उनसे बुला करके और परामर्श किया जाता है। अभी कल ही हमारी मीटिंग हुई है और बहुत विस्तार से सभी प्रदेशों ने अपनी बातें रखी हैं। हमने जो कुछ बिंदु हरियाणा की ओर से रखे हैं, पहले तो हमने ये बताया है कि अभी तक फोकस जो हर एक प्रांत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर करता था, उसमें हमने अपना एक स्थान प्राप्त किया है। देश के जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 3 प्रांत हैं उसमें हमारा स्थान आया हुआ है। हम उसके बाद उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग इस ओर भी बढ़ रहे हैं, ताकि नागरिक का जो जीवन है वो सुलभ कैसे बने और उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, तो इस ओर बढ़ रहे हैं। उस पर भी हमको बहुत सी योजनाएं काम कर रहे हैं, बहुत सा सिस्टम को खड़ा करना है। तो ऐसे विषयों को लेकर के हमारा जो विकास का काम है ये तेज बने, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी बने, हमने विषय जो रखे हैं। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति बाकी प्रदेशों से काफी अच्छी है, फिर भी आखिर जब आगे बढ़ेंगे तो उतनी अच्छी होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो डेफिसिट बना रहता है उसको पूर्ति करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये कहा है कि 3 समर्पित कोष हम लोग बनाएंगे और देश भर में बनाने चाहिए, जिसके अंदर क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड एक, दूसरा है रिसर्च एंड इनोवेशन, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जगत के लिए दूसरा ये भी जरूरी है, और तीसरा वेंचर कैपिटल फंड अर्थात उद्यम पूंजी, इसका एक कोष बनाया जाए ताकि उस कोष में से जब भी जिस प्रांत को आवश्यकता हो उसमें से वो दिया जा सके। हालांकि इसके अंतर्गत पिछले वर्ष जो 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान किया गया था उसमें 50 साल के लिए उसको विदाउट इंटरेस्ट देने की बात कही थी। हमको भी 874 करोड़ रुपया उसमें मिला था। हमने उसमें जो हमारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है उसके अंदर उसको निवेश किया है। इस पर भी हमने कहा कि इसको राशि को बढ़ाया जाए और इस योजना को आगे चालू रखा जाए। तो इस प्रकार के मतलब इस 3 विषय हमने कहे हैं। एक विषय पिछली बार भी रखा था, उसको मैंने फिर दोहराया है कि हमारी जो CPSUs हैं
केंद्र की ओर से जो खुली हुई थी CPSUs, उसमें बहुत सी ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से असफल हुई है, लेकिन उनकी जमीनें जगह जगह अन्य प्रदेशों में हैं। उन प्रदेशों को यदि एक निश्चित राशि लेकर के उसको स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रदेशों में उन जमीनों को उपयोग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ HMT का एक प्रोजेक्ट था, वो बंद हो गया, उसमें से कुछ जमीन तो हमने ली है, लेकिन और जो जमीन बची हुई है उसकी मैंने डिमांड की है। ऐसे ही गुरुग्राम में जो दवाइयों की कंपनी, क्या नाम है उसका, नहीं, दवाइयों की कंपनी बहुत केंद्र की बहुत मशहूर कंपनी वो थी, और उसको बंद कर दिया गया है। उसकी भी एक 50 एकड़ के लगभग जमीन है, हमने उसकी भी डिमांड की है। HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, उसकी जमीन है, वो मैंने डिमांड की है। तो एक योग्य राशि लेकर के IDPL, जो दवाइयों की कंपनी IDPL, और इसकी भी जो HIL की जमीन है वो भी हमने डिमांड की है कि अगर हमें मिलती है तो हम उसमें अपने विकास के कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार NCR एरिया में जो इंडस्ट्रीज इस समय हैं, उनकी जो फ्यूल है, उस फ्यूल के कारण से, कोयला आदि जो जलाने से प्रदूषण फैलता है, इसको बंद करने के लिए और नेचुरल गैस का प्रयोग ज़्यादा बढ़े, CNG PNG का उपयोग ज़्यादा हो, इस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो नेचुरल गैस के ऊपर वैट का 50% दे रहे हैं, उस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर भी 30% हम उसमें ग्रांट दे रहे हैं। तो ये सारी केंद्र सरकार भी इसमें कुछ योगदान करे, ताकि हम NCR एरिया में प्रदूषण को कैसे समाप्त कर सकते हैं। CNG PNG की जहाँ सप्लाई है नहीं है अभी, वहाँ CNG PNG की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि हम इंडस्ट्री में इस प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं और रोक सकते हैं। इसी प्रकार पानी की बचत के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत, ये जो योजना चलाई, जिसके अंदर हमारा पिछले वर्ष 700 करोड़ रुपया और ये लगा है, चूँकि इसमें 1 लाख एकड़ जो धान को कम करके दूसरी डाइवर्सिफाइड फसलों पर लोग आए हैं, तो हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। तो 700 करोड़ रुपया उसमें भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करे। साथ में अगला वर्ष मिलेट ईयर है, तो मिलेट ईयर में खास करके बाजरा हमारे यहाँ होता है। बाजरे का MSP घोषित है, लेकिन बाजार का रेट कम होने के कारण से उसमें भी भावांतर भरपाई योजना में हमने 2 वर्षों में लगभग ये भी 650 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया जो खर्च हमारा आया है, इसको भी सरकार इसमें सहयोग करे, ताकि हम मिलेट को बढ़ावा दे सकें और इसका स्वास्थ्यवर्धक खाना जो है वो लोगों को मिल सके। हर जिले में, जैसा मैंने बताया, मेडिकल कॉलेज हमारी जो खोलने की योजना है, इस पर भी पूंजी काफ़ी लगती है। एक जिला लगभग एक मेडिकल कॉलेज खोलने में लगभग 700 करोड़ रुपए लगता है। तो इसके अंदर हमारे आने वाले समय में 6 या 7 मेडिकल कॉलेज नए खुलेंगे। उसके लिए हमने डिमांड की कि उसमें भी सरकार जो है हमको सहयोग करे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नाबार्ड के द्वारा RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 4.65% ब्याज पर ये मिलता है। हमने कहा कि इसको अर्बन एरिया में भी, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसके लिए भी देना चाहिए। तो उसके लिए RIDF की जगह UIDF ये भी प्रावधान जो है ये किया जाना चाहिए। फिर कुछ पिछली ग्रांट्स जो घोषित हुई है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 5 साल के लिए हमको लगभग 900 करोड़ रुपया हर साल मिलना है। वो पैसा रिलीज अभी नहीं हुआ है, तो एक टेम्परेरी डिमांड थी, बहुत जल्दी वो उन्होंने कहा कि रिलीज हो जाएगा। FCI जो हमारे प्रिक्योरमेंट करती है, उसमें 2.5% इन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ये स्टेट को मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष से उसको 1% कर दिया है। हमने निवेदन किया कि उसको 2.5% ही रखा जाए, क्योंकि सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, पर्याप्त होते हैं, उसकी आपूर्ति उस 2.5% में से होती रहे। सोशल सिक्योरिटी, जैसे हमारे हरियाणा में 2500 रुपया ओल्ड एज पेंशन है, केंद्र सरकार उसमें से मात्र भी 500 रुपया पर हेड देती है। इस राशि को बढ़ाया जाए और साथ ही जो BPL की जो क्राइटेरिया है, हमने डिमांड किया कि वो हर स्टेट का अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसका क्राइटेरिया, स्टेट्स को छूट होनी चाहिए कि वो क्राइटेरिया क्या रखते हैं। हाँ, टोटल पॉपुलेशन का कितने % उसमें BPL रखा जाए, ये लिमिट वो तय कर दें, क्राइटेरिया स्टेट्स के ऊपर छोड़ दें। ऐसे हमने एक विशेष डिमांड की है, क्योंकि अभी तक ये जो SCCC डाटा है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये 2011 का डाटा है।
इसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। हम चाहते हैं गरीब आदमी को मिले, लेकिन 5 साल में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उस सीमा से कहीं आगे बढ़ गए होते हैं, उनको भी वो लाभ मिल रहा है। गरीब को जो देना चाहते हैं उसको कम मिलता है। तो एक स्टैंडर्ड अपने अपने प्रदेश का क्राइटेरिया के हिसाब से बने, तो ये छूट प्रदेशों को देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बैठक, और पिछली बार का जो मेरा अनुभव है कि बहुत से ऐसे सुझाव प्रदेशों के दिए हुए उसको समाहित किया जाता है, फिर भी केंद्र सरकार की अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से वो कितना एडजस्ट करते हैं, उसका लाभ हर प्रदेश को मिलता है। निश्चित रूप से हरियाणा को भी मिलेगा। सर, एक आईटी को लेकर एमओयू साइन होने जा रहा है जम्मू और हरियाणा के बीच में, क्या ये एमओयू है, किसको कितना फायदा होगा इससे? देखिए, वास्तव में तो ये जम्मू कश्मीर की ओर से रिक्वेस्ट आई थी कि जो हमने इतने कार्यक्रम आईटी को बेस मान करके टेक्नोलॉजी के आधार पर नई व्यवस्थाओं के किए हैं, उससे जैसे बहुत सरकारें प्रभावित हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के निवेदन पर ये मीटिंग हो रही है। हम एमओयू करेंगे, उनको जो जो हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उन कार्यक्रम में करने के लिए उनको हम सहयोग करेंगे। हाँ, यदि उनके पास भी कोई अच्छी बात होगी तो म्यूचुअल एमओयू जब होता है तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किए जाते हैं। कल मैं जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के सरकार के लोग भी होंगे, हमारी सरकार के भी आईटी डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, तो एक एमओयू करेंगे और परस्पर आगे उसके ऊपर काम करेंगे। हमारी योजना चल रही है, वो समझने के लिए वो बैठेंगे आप लोगों के साथ, जो योजना चल रही है उनका प्रारूप कैसा है, तो हम भी पूछेंगे कोई क्या चीज। टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे या मैन पावर या कुछ और भी शेयर करेंगे? नहीं, हम तो एक एमओयू करने के बाद फिर उसके बाद जिस चीज की उनको आवश्यकता है, अगर उनको मैन पावर चाहिएगी तो हम मैन पावर भी दे देंगे, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए तो जो टेक्नोलॉजी हमने उपयोग की है वो उनको बताएंगे, उनको बने बनाए सॉफ्टवेयर चाहिए, बने बनाए सिस्टम चाहिए तो वो पैकेज भी हम देंगे। अब उसकी जो उसकी कीमत होगी, स्वाभाविक है अगर हमारे यहाँ कोई कॉस्ट उसकी आई होगी तो कॉस्ट शेयर करेंगे। सर, दिल्ली एमसीडी का चुनाव चल रहे हैं, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, पर एक के बाद जो सत्येंद्र जैन है उनकी वीडियो निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, इस पार्टी के बारे में कई बार तो ये लगता है कि ये क्या क्या इसके विषय बताए जाएं। लोगों को अंधेरे में रख करके जिस प्रकार की शुरुआत हुई, किसी एक सैद्धांतिक, किसी एक जनहित के ऐसे कार्यक्रम को जिसको लंबा चलाया जा सके, ऐसा उन्होंने नहीं किया। शुरू हुई है, 1 प्रदेश 2 प्रदेश, उनमें शासन भी आया है, लेकिन इनको जो गलतफहमी होगी कि सारे सब देश के लोग इनकी बात को सुनेंगे, कोई इनकी बात को सुन नहीं रहा है। इन्होंने सब जगह प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने वाराणसी में प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने उत्तराखंड में प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने हिमाचल में प्रयोग करके देख लिया, हरियाणा में भी पिछली बार प्रयोग करके देख लिया, गुजरात में भी मुंह की खाएंगे, और अब ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी जिस प्रकार का इन्होंने पहले एक लालच दिए, धोखे से चीजों को अंधेरे में रखा, और उस प्रकार से ये एमसीडी में भी कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनका जो करैक्टर निकल करके आ रहा है, यानी घोषणाएं बड़ी बड़ी करना, लेकिन इनके जो लिंक्स हैं वो भी अवांछित लोगों के साथ ये पाए जा रहे हैं। अब उसका खुलासा तो धीरे धीरे कोर्ट ही करेगा, लेकिन बहुत चीजें जब पंजाब के चुनाव में घुसे हैं वहां के ऐसे प्रमाण मिले हैं कि अवांछित लोगों के साथ में इनके संबंध पाए गए हैं। ये लोग कहने में कुछ है, करने में कुछ है। भ्रष्टाचार में हर व्यक्ति इनका डूबा हुआ है। कितने इनके मंत्री, कितने इनके विधायक उनके ऊपर सिद्ध हो चुका है। कुछ तो रिजाइन कर गए, कुछ को इन्होंने निकाल दिया, और कुछ के ऊपर केसेस चल रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो नया आया है कि क्लासरूम घोटाला, जिसके अंदर 1300 करोड़ रुपया और वो खा गए हैं, यानी उसके जो अभी तो सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। अब ये सिद्ध करने वाली एजेंसी सिद्ध करेंगी, लेकिन प्रत्यक्ष जो जिसको कहना चाहिए मोटे रूप से, ये जो शिक्षा के बारे में दुहाई देते रहे, शिक्षा में ये कर दिया वो कर दिया। 1075 स्कूल हैं कुल मिला के इनके, हरियाणा में 14,000 स्कूल चला रहे हैं हम, तो 1075 से ज्यादा तो एमसीडी चला रही हैं, 1100 स्कूल एमसीडी चला रही है। तो इनसे ज्यादा काम तो शिक्षा का एमसीडी के लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने उन स्कूलों में कुछ क्लासरूम्स बना करके, एक स्कूल स्मार्ट क्लासरूम बनाना, और उसके अंदर इतना अनाप शनाप काम किया है। अभी मैंने पिछले दिनों में इनकी जानकारी ली, हम तो इनके पीछे ज्यादा लगते नहीं है, लेकिन जानकारियां मिलती हैं। इन्होंने किसान पराली ना जलाए, हालांकि दिल्ली में किसान है भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 40,000 की दवाई खरीदी पूसा से, और उसको खरीदने के बाद 14 लाख रुपया उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाया। 11 लाख रुपया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया उस 40,000 की दवाई, और उसका जो प्रचार किया, वो जो सारे जो आंकड़े मिले हैं, 14 करोड़ रुपया उसके प्रचार पर लगा दिया। अब ये ठीक है कि उस में हिस्सा तो स्वाभाविक रूप से कि मीडिया हाउसेस को तो मिला ही है, वो उसका लाभ अगर होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से 14 करोड़ गया, ये तो जनता को उनको बताना पड़ेगा।
और कुल जो किसान लाभान्वित हुए हैं वो 350 है। 350 किसान ही लाभान्वित हुए हैं। तो ये जनता को बताएंगे तभी तो पता लगेगा क्या क्या किस प्रकार के इनके सिस्टम्स हैं। अब संयोग से दिल्ली एक व्यापारिक संस्थान केंद्र है, व्यापारिक केंद्र होने के नाते से यह जीएसटी बहुत बड़ी मात्रा में आता है, इनकम बहुत है, खर्चे हैं नहीं, और उसको अनाप शनाप ढंग से खर्च करने का इनका जो स्वभाव है, दिल्ली में ये एक बार कर गए हैं, लेकिन काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। और सर अगर हरियाणा से मुकाबला करें, हरियाणा तो काफी सेक्टर में दिल्ली सरकार से आगे ही होगा अगर देखा जाए कंपेयर करें तो सर। हाँ, तो हरियाणा तो बहुत आगे है, मैं तो कह रहा हूँ, इसलिए हरियाणा में तो इनकी दाल गलती नहीं है ना। हरियाणा में अभी आदमपुर में कैसी गठड़ी बंद करके भागे वहां से 3700 वोट, 1.5 लाख में से 3700 वोट जिस पार्टी को मिले वो पार्टी सपने लेती है। और सर पंजाब को लेकर भी आम आदमी पार्टी जो हरियाणा की अगर बात करें, जो विधानसभा अलग बनाने जा रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार कुछ ज्यादा ही आपत्ति दर्ज करवा रही है हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर। देखिए, हरियाणा अपना काम करेगा, पंजाब को अपना करना है। हम अपनी विधानसभा अलग बनाए तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है। हम जमीन जो ले रहे हैं कोई मुफ्त में नहीं ले रहे हैं, जमीन 10 एकड़ उनसे ले रहे हैं तो 10 एकड़ उनको एडजॉइनिंग चंडीगढ़ के साथ लगती है, दे भी रहे हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, इसमें उनको उसमें क्या आपत्ति है। चंडीगढ़ वो जो विधानसभा है, उस विधानसभा का तो भवन जैसा बटा हुआ हमारे पास भी रहेगा ही, क्योंकि विधानसभा छोटी पड़ती है। और आने वाले 2026 में उसकी डिलिमिटेशन होने के बाद विधानसभा के मेंबर्स बढ़ने की संभावना है। अब विधानसभा के मेंबर अगर बढ़ते हैं तो इतने मेंबर्स का तो वहां स्थान भी नहीं है। आप लोग सब देखते ही हैं कि विधानसभा का सेशन कितना कंजेस्टेड तौर पर चलता है। आखिर अच्छा भव्य विधानसभा भवन होगा तो इसे पंजाब को क्या लेना देना, कोई उसका मतलब ही नहीं, अर्थ नहीं है। सर एक सवाल सर स्टूडेंट्स को लेकर है। कल एक बैठक हुई, एक कदम आगे बढ़ा, कुछ स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव आए। गतिरोध क्या बना रहेगा, क्योंकि अब बात आ चुकी है जो मरीज इलाज कराने जाते हैं उनका भी इलाज इफेक्ट हो रहा है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, सरकार ने बता दी, स्टूडेंट्स आए, ये गतिरोध से टूटेगा कैसे? देखिए, उसमें जो बातें उनको बहुत क्लियर नहीं थी, कल उनको बैठ करके सब बता दिया। हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ पीएससी में काम करते हैं उमाशंकर जी, वो थे, और एक एक बात उनको समझा दी गई है कि इसका हेतु कहीं किसी डॉक्टर के परिवार के साथ कोई ऐसा विषय नहीं है जो उनको तंग किया जाए, गरीब परिवार के साथ कोई विषय नहीं है, जो सरकारी नौकरी में जा रहा उसका कोई परेशानी नहीं है, जो नौकरी नहीं कर पा रहा उसके साथ परेशानी नहीं है। केवल कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में मिलने वाले पैसे की बजाय जो चाहता है कि मुझे ज्यादा पैसा मिले वो सरकारी नौकरी छोड़ के जाएगा, उसी के ऊपर मोटे रूप से लागू है। और ये जो डॉक्टर 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लेता है, उसी को उसकी किस्त देनी है। लंबा पेड़ इसलिए रखा था कि उनकी किस्त थोड़ा सा कम बने। अगर वो पेड़ को कम करना चाहते तो हमें कम करने में आपत्ति नहीं, लेकिन वही किस्त ज्यादा हो जाएगी। जहां तक बॉन्ड का विषय है वो हमने 36 करोड़ रुपए का रखा है। 40 लाख रुपए में से 3-3.5 करोड़ रुपए जो करोड़ नहीं 40 लाख रुपया जो उनकी फीस रखी है, उसमें से 3.5 लाख रुपया जो पिछले 4 सालों में जो एज स्टूडेंट वो दे चुके हैं, वो भी उसमें से कम कर दिया है। इंटरेस्ट उनसे लिया नहीं जा रहा है, केवल जब बैंक से पैसा लिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री, उसके बाद वो पैसा बैंक से लिया जाएगा। और बैंक इसलिए कि वो लेन देन जो है बैंक के साथ वो करेंगे, सरकार के साथ हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो पैसा हमको आवश्यकता है बैंक से ले लेंगे और वो बैंक से अपना पैसा समय पर देते रहेंगे। 5 साल, 7 साल, 6 साल वो जितना आसानी से दे सकते हैं। कोई जल्दी भी दे देगा तो विषय वही खत्म हो जाएगा। अगर कोई आदमी कहता कि मैं तो 36.5 लाख रुपया डिग्री समाप्त करते ही तुरंत देना चाहता हूँ, तुरंत दे दे। कोई आदमी आज भी देना चाहे हर साल के लिए, आज दे दे, लेकिन कुल मिलाकर के उसमें कोई बंधन नहीं है। वो तो उतना पीरियड है जितने पीरियड में वो वापस कर सकते हैं, और अगर उससे पहले जाएंगे तो उनको वो पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो कोई पैसा देना ही नहीं उनको। कल माने नहीं सर, वो कल नहीं माने नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत अभी चल रही है और उसमें उन्होंने अपनी ओर से कुछ बातें कही हैं, और दूसरा राउंड जो है मुझे लगता है कल जो है 27 तारीख को फिर एक राउंड हो जाएगा और कल शाम तक ये विषय संपन्न होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, आज सुबह आपसे काफी सरपंचों ने मुलाकात की है, सरपंच चुनाव हो गए हैं, नई पंचायतें बन गई हैं, जिला परिषद का ब्लॉक समिति का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जो नई पंचायतें, नए सरपंच बन रहे हैं, जिला पार्षद जो बनेंगे, रिजल्ट आएगा एक दिन बाद, तो इन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से? मेरी सबको बधाई है, सबको शुभकामना है, और मैं आशा करता हूं कि अपने जो कार्यकाल इनको 5 साल का मिला है उसमें गांव के लोगों की ये पूरी सेवा करेंगे और उनकी अपेक्षा पर पूरा उतरेंगे। और सरकार का हमारा जो तालमेल है
ये भी एक प्रकार की सरकार होती है, वो गाँव की सरकार है, हमारी प्रदेश की सरकार है। दोनों सरकारों में तालमेल बना रहेगा। हमारा जो एक दूसरे का व्यवहार है वो ठीक से बना रहेगा। सबसे पहला काम तो यह है कि उनकी जो ओथ है, वो ओथ होगी पहले सप्ताह में दिसंबर में, तिथि तय करेंगे। और इस बार ओथ में जो नई चीज है कि इकट्ठे एक साथ बुला के ओथ नहीं कराई जाएगी। हर गांव में पंचायत की ओथ होगी, ग्राम सभा इकट्ठी होगी, ग्राम सभा के सामने उनकी ओथ होगी। हर जगह एक क्लास 1 अधिकारी जाएगा और क्लास 1 अधिकारी उस गांव में ओथ करा के आएगा। उनको सबको ऑनलाइन एक बार जोड़ेंगे, मेरा भी, ताकि उनसे थोड़ा वार्तालाप हो सके। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम करेंगे। ऐसा ही पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, उनको हम इकट्ठे एक जगह बुलाएंगे। सर आपके मिनिस्ट्री वीडियो स्ट्रक्चर का कुछ है क्या सर? बीच में चर्चा आई जो मिनिस्ट्री है हरियाणा सरकार की,